नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है प्रभात चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी कहानी चाह। वह सुबह कुछ ऐसा रीतापन लेकर आई थी कि वह अपने आसपास के वातावरण से एकदम अजनबी हो गया था। सुबह के कोई 5 बजे होंगे। वे लोग अभी अभी यहाँ से गए थे। सड़क के अंतिम सिरे पर जो धूल का गुबार सा दिख रहा था, शायद उनके ऑटो की वजह से था। उस गाड़ी के रवाना होते ही वह एकटक उसी दिशा में देखता रह गया था। यद्यपि उनका जाना 2 दिन पहले ही तय हो गया था, किंतु उनके ऑटो घर से निकलते ही मन में न जाने क्या उबाल उबाल आया था। भाई साहब ने ही जल्दी रवाना होने की इच्छा जाहिर की थी। सुबह ठंडक में ट्रेन से निकल जाएंगे, वरना 11 बजे बाद तो गर्मी हालत खराब कर देगी। उसने कुछ कहना चाहा था, पर फिर न जाने क्या सोच चुप रह गया था। पिछले 6 माह से जिन स्वप्नों को अपने मन में बुनता चला आया था, वे एकदम खिड़की से फेंकी गई कांच की बोतल की तरह चटक गए थे। एक गहराते सूनेपन ने उसे इस तरह दबोच लिया था जैसे कोई बाज झपटा मारकर किसी छोटे पक्षी को पकड़ लेता है। उन लोगों के जाने के कुछ क्षणों के भीतर ही न जाने किस आवेग में वह चप्पल घसीटता सा उसी दिशा में पैदल चल पड़ा। चांद की अंतिम किरण दम तोड़ रही थी। अचानक आया ताज़ा हवा का झोंका भी मन के तनाव को कम नहीं कर पाया था। वह तेज कदमों से बढ़ता चला जा रहा था और विचारों का एक झंझावात उसे झंझोड़ रहा था। मनोज जब 6 महीने पहले इस वीरान से शहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया, तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने पर पहली नज़र में उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। भाई साहब पहले से ही यहाँ थे। उन्हीं ने इस नौकरी के बारे में उसे बताया था। सुबह अंधेरे ही उसकी ट्रेन पहुँची थी। भाई साहब के घर का दरवाज़ा उसने खोला था। एक सुंदर सी अपरिचित लड़की को अचानक सामने देख वह अचकचा सा गया था। लगा शायद किसी गलत घर का दरवाज़ा खटखटा दिया है। तभी भाई साहब की आवाज़ गूंजी, कौन? मनोज के चेहरे पर संकोच और आश्वस्ति के आते जाते भावों को देख अणिमा फिक से हंस पड़ी थी। उसके अनार के दानों जैसे सजीले दांतों की चमक से अचानक मन में ऐसी हिलोर सी लगी जैसे झूले पर जोर की पींग भरकर खूब ऊंचे जाकर नीचे आने का अनुभव होता है। भाभी मंजन करती हुई दालान से निकल आई थी। भाभी ने उनके पांव छूने के बाद आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी, जिसके थमने के बाद ही उन्होंने उसकी जिज्ञासा भरी नज़र पर गौर किया था। तब भाभी ने बताया कि अणिमा उनकी बुआ की लड़की है और एमएससी पास करने के बाद कंप्यूटर का कोई कोर्स करने यहाँ आ गई है। तब तक अणिमा चाय बनाकर ले आई थी। चाय का प्याला पकड़ते समय यकायक उसके हाथ का स्पर्श अच्छा ही लगा था और वह उसे एकटक देखता रह गया था। अणिमा के चेहरे पर अरुणिमा छा गई थी और वह उसे प्याला थमाकर लगभग दौड़ती सी वापस चली गई थी। भाभी ने भापने के अंदाज में अचानक कहा था, क्यों, लाला पसंद है? मनोज इस प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अकबका कर बोला, हाँ भाभी। नहीं भाभी। भाभी खिलखिलाकर हंसती थी। थोड़ी देर बाद जब वह तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकलने लगा, तब अणिमा सामने आ गई थी और मुस्कुरा कर कहा, बेस्ट ऑफ लक। मनोज धन्यवाद देकर बढ़ गया, लेकिन रास्ते भर उसी के बारे में सोचता रहा था। साक्षात्कार में सफलता के बाद उल्लासित मन से वापस घर पहुंचने पर फिर उसी ने यह कहकर स्वागत किया था कि दीदी पड़ोस में गई है। पूछने पर जब उसने बताया कि नौकरी मिल गई है, तब अणिमा के चेहरे पर आंतरिक खुशी की झलक नजर आने से वह भी मन ही मन खुश हो गया था। अणिमा फ्रिज से निकालकर एक प्लेट में मिठाई रखकर ले आई। उसने आग्रह कर एक टुकड़ा अपने हाथ से ही अणिमा को खिला दिया था। उसके फिर शर्म से लाल होने पर वह मुग्ध होकर देखता रह गया था। वह नौकरी पर जाने लगा था। धीरे धीरे अणिमा की झिझक कम होने लगी थी। उसकी अनुपस्थिति में कमरे को ठीक ठाक करने का दायित्व अपने आप ओढ़ लेने पर उसने धन्यवाद देना चाहा था, पर वह सिर्फ मुस्कुराकर चली गई थी। एक दिन छुट्टी के दिन भाभी ने कहा, लाला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अणिमा को कुछ मैचिंग के कपड़े चाहिए, क्या तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो? उसने स्वीकार में सिर हिलाया ही था कि अणिमा का चेहरा खिल उठा।
बाजार से कपड़े ले लेने के बाद उसने स्कूटर बाग की तरफ मोड़ दिया था। अनिमा ने कहा भी कि घर जल्दी पहुंचना है, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, भाभी गुस्सा नहीं होंगी। दोनों आइसक्रीम के कप हाथ में लेकर पार्क में एक बेंच पर चुपचाप बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद उसी ने मौन तोड़ा था। कुछ बात नहीं करोगी? अनिमा अचकचा कर बोली थी। क्या बात करें? उसने कहा, कुछ भी, कुछ अपने बारे में बताओ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अरुणिमा ने कहा, अपने बारे में बताने को विशेष कुछ नहीं है। पिता की गरीबी की वजह से ननिहाल वालों ने ही पढ़ाया लिखाया। एमएससी करने के बाद यहाँ कंप्यूटर पाठ्यक्रम के लिए दीदी के पास आ गई ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। उसका सपाट लहजा भी मन की कुंठा को न छिपा सका था। उसके मन में हमदर्दी के कई भाव आए और गए, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन से अनिमा के साथ आत्मीयता बढ़ती चली गई। शायद भाभी को भी इसका आभास होने लगा था और वह उन दोनों को साथ निकलने के लिए और मौके देने लगी। एक दिन जब वह अपने कमरे में लेटा था और अनिमा उसके लिए चाय का प्याला लेकर आई और पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि यूं ही जरा सिर में दर्द है। अनिमा सिरहाने बैठकर सिर दबाने लगी थी। उसने एक बार उसे रोकना भी चाहा, पर वह नहीं मानी। थोड़ी देर बाद उसने अनिमा के दोनों हाथ पकड़कर कहा था, तुम इतनी अच्छी क्यों लगती हो? अनिमा मुस्कुराती हुई धीरे से हाथ छुड़ाकर भागी। एक पल दरवाजे के पास रुककर उसने कहा था, आप तो। मनोज ने मन ही मन योजना बनाना शुरू कर दिया कि नौकरी 1 साल पूरा होते ही पक्की हो जाएगी, तभी वह भाभी से अनिमा के बारे में बात करेगा। पर ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन ऑफिस से घर लौटते ही भाभी ने खबर सुनाई थी। मनोज अवाक उनका मुंह देखता रह गया था। भाभी ने कहा था, आज बुआ जी का फोन आया था। उनकी ननंद का देवर प्रवीण अमेरिका से पढ़कर वहीं नौकरी करने लगा है। आजकल हिंदुस्तान आया हुआ है। उसी ने बुआ जी से कहा कि अनिमा उसे अच्छी लगती है, वह उसे शादी कर साथ ले जाना चाहता है। अनिमा के तो भाग जाग गए। हम लोग शुक्रवार को इसे साथ लेकर वहीं जा रहे हैं। लगा कोई विशाल बरगद उसके सिर पर आ गिरा हो। उसने भाभी से कुछ कहना चाहा, पर मुंह एकदम सूख गया था और वह अपने होठों पर जबान फेरता हुआ चुपचाप खड़ा रह गया था। मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। अपने शरीर को खींचता सा कमरे में चला गया था और कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा था। अनिमा के कमरे में आते ही वह उठकर बैठ गया। एक नज़र उसके भावहीन चेहरे पर डालकर उसे बधाई दी। अनिमा ने कहा, और अपना क्या हुआ? आपने तो दीदी से कुछ भी नहीं कहा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर? वह झेंपता हुआ बोला था, मुझ पर तो बिजली सी गिरी। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। अभी बात करता हूँ, कहकर भाभी के पास गया। भाई साहब भी वहीं बैठे थे। उसने कहा, भाभी प्लीज अनिमा की शादी रुकवा दो, वह मुझे पसंद है। भाई साहब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे थे। भाभी ने कहा, पहले तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर अब उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का विदेश में है, अच्छी कमाई है। बुआ जी को कैसे कहूँ, वो मानेगी भी नहीं। उसने कहा, पर अनिमा की मर्जी, वो भी मुझे पसंद करती है। भाभी ने यह कहकर बात खत्म कर दी थी कि इतनी सी लड़की में अपना भला बुरा समझने की क्या तमीज है। उसका चेहरा अपमान से काला पड़ गया और वो कुछ और कहे बगैर उठकर चला आया था। भाई साहब ने भी भाभी को कुछ समझाने की कोशिश की थी, पर बेकार। अगले 2 दिन वह अनिमा से आंख चुराता रहा था। अनिमा ने 1-2 बार बात करने की कोशिश भी की, पर अचानक भाभी के वहां पहुंच जाने से बात नहीं हो पाई। भाभी भी शायद उस पर नज़र रख रही थी। आज रात वह बिल्कुल सो नहीं पाया था। भाभी भी शायद यात्रा की तैयारी कर रही थी। देर रात जब घर में सन्नाटा सा हो गया, कमरे में आहट हुई। उसने चौंक कर मुंह दरवाजे की तरफ घुमाया। अनिमा के हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसे उसने तकिए के पास रख दिया। उसने अनिमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ कलाई की चूड़ियों पर गया और चूड़ियाँ टूटकर हाथ में गड़ गईं। अनिमा रुकी नहीं। उसने चिट्ठी देखी तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि हमें भूल जाना। रात भर वह चिट्ठी हाथ में लिए बैठा रह गया था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे।
हाथ में चूड़ी टूटने से लगी चोट की तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। वह तेजी से चलता जा रहा था और अणिमा की आवाज़ जैसे उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर। चलते चलते मनोज के विचारों में स्थिरता आने लगी थी। शायद अणिमा को हमेशा के लिए खो देने के विचार के कारण ही वह निश्चय कर पाया कि मैं खुद जाकर अणिमा की माँ से सीधे बात करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अणिमा मेरे अलावा किसी के साथ सुखी नहीं रह पाएगी, वो ज़रूर मान जाएंगी। अगर वो नहीं मानी तो उस लड़के से भी बात करूँगा। मन में उम्मीद जागने लगी। दूर क्षितिज में सूरज का लाल गोला आसमान में आभा बिखेरने लगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।